नमस्कार। मैं हरिदत्त स्टडी विद सक्सेस पॉइंट में अपने प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग शाम के वक्त कुछ चुने हुए प्रश्नों को मैं लेकर के आता हूं, आप लोगों के सामने उन प्रश्नों को रखता हूं, अपने ज्ञान और तजुर्बे के आधार पर उसको आप देखते हैं और जहां तक आपकी समझ होती है वहां तक आप उत्तर देने की कोशिश करते हैं। हम लोग निरंतर इस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं और आज भी आपको एशियंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों से सवाल हमने लिया है। इसमें हमारी टीम के द्वारा जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए होते उनसे और उनकी थोड़ी गुणवत्ता में और सुधार करके प्रश्नों को बना करके हमको दिया जाता है। और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि न केवल आप पीछे परंपरागत सवाल को आप उत्तर दे पाएं, बल्कि अगर कमीशन उसमें कुछ संशोधन करने की कोशिश करे, जैसा कि अमूमन होता है, तब भी आप प्रश्नों का उत्तर देने में अपने आप को सक्षम। इन्हीं सब बातों का ध्यान रख करके और टीम तैयार करती है, आपके सामने लेकर के आता हूं। आप बहुत बेहतरीन आप लोग उत्तर देते हैं। कुछ ही प्रश्न होते हैं जो आपके समझ से परे की चीज होती है और इसी बात को ध्यान में रख करके हमारी टीम और मैं अब आप लोगों के भविष्य से संबंधित काम करने की कोशिश कर रहा हूं। आइए जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न हमारे सामने कौन सा। ध्यान से देखिएगा और उत्तर बताइएगा। आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। कह रहे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य भ्रांति है, यानी इसका मतलब है भ्रांति पूछ रहा आपसे। कह रहा कि हड़प्पा वासियों के पास वजन और माप की मानकीकृत प्रणाली थी। दूसरी बात करें कि हड़प्पा लिपि की पूरी तरह से समझ लिया गया और हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। मोहनजोदड़ो जैसे हड़प्पा शहर उन्नत शहर नियोजन और जल निकास प्रणाली थी। हड़प्पा वासियों को मेसोपोटामिया के साथ व्यापार था। यानी 4 उत्तर आपको दिए गए। इन 4 उत्तर में से आपको चुनना है और चुन करके बताना है और इसके बारे में सभी लोग जरा उत्तर करें। सभी लोगों उत्तर करके अपने अपने ज्ञान और तजुर्बे का लाभ उठा करके उस पर उत्तर देने की कोशिश करें और फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इस प्रश्नों के बारे में आपको व्याख्या करके मैं आपको बताता हूं इसका सही और सटीक उत्तर इसमें क्या दिया गया। वैसे देखा जाए तो सभी लोगों का उत्तर अब आ गया होगा, ठीक है। और इस प्रकार से आज के पहले प्रश्न पर जरा हम ध्यान देते और कहते कि इसका कह रहे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी एक सामान्य भ्रांति है, यानी गलत अवधारणा। हड़प्पा वासियों के पास वजन और माप के मानकीकृत प्रणाली थी। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भ्रांति नहीं है। 16 गुणज भार के उनके पैमाने और इसके बाद जो है कि अनेक प्रकार के वाट और मापों का प्रयोग उन्होंने किया है, तो पहली बात सही हो गई। दूसरी बात करें कि हड़प्पा लिपि को पूरी तरह से समझ लिया गया है, तो पहली बात ये गलत हो गया कि पूरी तरह से समझ लिया है। अभी मैंने आपको एक स्पेशल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हड़प्पा लिपि को पढ़ने वाले को 10 करोड़ इनाम देने का इनाम घोषित किया था। करें यह संस्कृत से संबंधित। इसके परिप्रेक्ष्य में मैंने कई तर्क आप लोगों को दिया था और कौन कौन से विद्वान किस किस लिपि से इसको लिखाते हैं। यदि कोई बच्चा इसमें से पढ़ना चाहता हो तो हमारे प्ले लिस्ट में जाए और वहां से हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में विवेचन से संबंधित अगर आप सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि यही एक भ्रांति है, यानी इसका मतलब एक तो पढ़ी नहीं गई है, दूसरे कुछ लोग मानते हैं कि यह आदि संस्कृत का हिस्सा थे, लेकिन इसको प्रमाणित करना सही है क्योंकि आदि संस्कृत हम पढ़ लिए हैं। ये आप देखते हैं कि भाव चित्रात्मक लिपि या वस्त्रोपदान लिपि के रूप में इसका विवेचन किया जाता है। तो आप कहेंगे कि पहले प्रश्न का सही और सटीक जो उत्तर आपको मिल गया वो 1 का बी मिल गया। आइए जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज के दूसरा प्रश्न हमसे क्या करा, उसका सही और सटीक उत्तर क्या। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। करा कि ऋग्वेद की रचना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, सिकंदर का आक्रमण, प्रथम महाजनपद का उदय। करें कि 1-4-3-2, 4-1-3-2, 1-3-4-2, 4-3-1-2। सभी बच्चों से अनुरोध है कि सेशन को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सभी लोग करते रहे, क्योंकि आप लोगों को प्रश्नों की गुणवत्ता और गंभीरता आपको मिलती रहनी चाहिए।
इसकी जो है कि निरंतर प्रयास हम लोग करते रहते हैं, ताकि अगर कोई किसी प्रकार की अगर मैं किसी दिन अवेलेबल न रह पाऊं तो आपको प्रश्नों का जो है कि गुलदस्ता मिलता रहे। ये हमारी और हमारी टीम का कोशिश है। तो आप जरा अपने ज्ञान और तजुर्बे के आधार पर हमको बताएं कि इसमें दूसरे प्रश्न का सही और सटीक उत्तर क्या आपको दिख रहा है। तो अधिकांश बच्चों का उत्तर मुझे लग रहा है कि आ गया होगा, आ रहा होगा। जैसा मैं भाव बोल रहा हूं तो आप समझ रहे होंगे। आइए जरा देखता हूं कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको प्रश्न मिलना चाहिए, चाहे जैसे मिले। इसकी व्याख्या करते हैं हम लोग। पहली बात, अगर आप देखेंगे कि ऋग्वेद की रचना, तो आप कहेंगे 1500 से लेकर के 1000 बीसी के। ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, पीरियड लिख लेते हैं। तो 1500 से लेकर के 1000 बीसी के बीच जो सबसे मानक मत है वो ऋग्वेद की रचना का काल माना जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना एक मानक मत है 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। जब कभी मौका मिलेगा तो चीन के डाटा रिकॉर्ड से लेकर के और अनेक प्रकार के साहित्यिक स्रोतों के आधार पर तुलना करेंगे तो यह पीरियड आपको यहीं पर आके आसपास बैठता है। सिकंदर का आक्रमण अगर आप कहेंगे तो सिकंदर का आक्रमण 300 मतलब कि 26 बीसी के आसपास आप कहेंगे। और इसके बाद अगर आप देखेंगे कि प्रथम महाजनपद का उदय, तो आप कहेंगे कि 6वीं सेंचुरी बीसी में आप कहेंगे इसका हुआ था। जब आपके सामने पीरियड आ गया तो अब आपको इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मिल गया कि पहले नंबर पर आपको ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद यहां भी है और ऋग्वेद यहां भी है। अब इसके बाद अगर आपका आता है तो आपको आता है 6वीं सेंचुरी बीसी में, यानी इसका मतलब 6वीं सेंचुरी बीसी में, तो यहां पर 3 है, यहां पे 4 है। फिर इसके बाद सिकंदर 326-27 में, तो आप कहेंगे कि इसका मतलब ये है कि 3 हो गया। और इसके बाद मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है 322 में, तो कहेंगे इसका सबसे सही और जो सटीक उत्तर आपको मिल गया है। आज के दूसरे प्रश्न का सही और सटीक उत्तर मिल गया आपको ए। जिन लोगों ने दिया होगा उनका उत्तर बेहतरीन और सही है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि तीसरा प्रश्न हमसे क्या करा है और उसमें क्या इसमें से महत्वपूर्ण बात करें कि भारत में द्वितीय नगरीकरण 6वीं ईसा पूर्व के समय निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं एक साथ हो रही थी, आपको बताना। बिंबिसार के अधीन मगध का उदय और उपनिषदों की रचना, हड़प्पा सभ्यता का पतन और मौर्य साम्राज्य का उदय, रामायण की रचना और गुप्त साम्राज्य की स्थापना, आप कहें कि अशोक का शासन और महावीर के अधीन धर्म का प्रसार। तो आपको बताना कि इसमें से तीसरे प्रश्न का सही और सटीक उत्तर की दोनों घटनाएं एक साथ घट रही हूं। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि इसको ध्यान से देखें और इसको देखने के बाद अपने ज्ञान और तजुर्बे के आधार पर आप इसका उत्तर देने की कोशिश करिए और बताइए। वैसे प्रश्न बड़ा आसान है और उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और जो लोग थोड़ा सा समझ रख रहे होंगे उनका सबका उत्तर सही होगा। इधर देखते हैं कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। पहली बात हम करें कि बिंबिसार के अधीन मगध साम्राज्य का उदय, तो आप जानते हैं कि ये 544 बीसी में हर्यक राजवंश की स्थापना करते हैं और मगध पर सत्ता पर आसीन होते हैं। और इसी समय अगर आप देखेंगे तो 6वीं सेंचुरी बीसी में अगर माना जाता है तो अमूमन आम धारणा आपको बनती है कि इसका मतलब कि इस समय उपनिषदों की रचना हो रही थी। तो दोनों घटनाएं एक साथ घट रही हैं। जहां एक तरफ आप उपनिषदों की रचना आप देख रहे हैं, वहीं इसी को आप क्या कहते हैं, 6th सेंचुरी बीसी इसको भी कहते हैं। तो दोनों घटनाएं एक साथ घट रही हैं। तो आप कहेंगे कि यही बात इसमें क्या है, यही बात इसमें सही दिख रही है और एक साथ दोनों घटनाएं घट रही हैं। दूसरी बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का पतन और मौर्य साम्राज्य, कहेंगे कोई ताल्लुकात नहीं इसका है। एक कहाँ बहुत पहले है और इसके बाद जो है कि दूसरा आप कहेंगे बहुत बाद की घटना है। रामायण की रचना और गुप्त काल, कहेंगे इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। और इसके बाद अशोक का शासन और महावीर के अधीन जैन धर्म का प्रसार, आप कहेंगे कि इसमें भी कोई ताल्लुकात नहीं है, दूर दूर तक इसमें कोई वास्ता नहीं दिख रहा। तो इसका सही और सटीक उत्तर मिल गया आपको ए। आइए जरा आगे चलते हैं, आज के चौथे प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं कि चौथा प्रश्न हमसे क्या करा। ध्यान से देखिएगा और मुझे उत्तर बताइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
जो 20वीं शताब्दी के आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की बात आपसे, राष्ट्रीय आंदोलन और उनके ब्रिटिश नीतियों से संबंधित है। अब आपको बताना क्या सही है। मिंटो मार्लो सुधार 1909 ने प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचित भारतीय सदस्यों के अनुपात पहली बार बढ़ाया, साथ ही मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की। कह रहा कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ। इसके पहले अध्यक्ष आगा खां थे। कह रहा है कि सूरत अधिवेशन 1907 में गरम दल नरम दल के बीच विभाजन के बाद कांग्रेस अगले 5 वर्षों तक किसी अधिवेशन का आयोजन नहीं किया। फिर चौथी बात करें कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में पहली बार प्रांतीय परिषद को बजट पर चर्चा करने और प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया। कहने कि 1 और 4 सही है, 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, 1, 2, 4 सही है। तो जरा इसको ध्यान से देखिएगा और मुझे इसका उत्तर बताइएगा कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या। थोड़ा गंभीर सवाल है और अगर आप अच्छे से देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि अच्छे से देखने का परिणाम यह होगा कि निश्चित रूप से आप लोग इसका उत्तर बताने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। मैं थोड़ी सी दूरी बना लेता हूं ताकि आप लोग सभी लोग उत्तर देते रहिए और सभी लोगों किसी को उत्तर देने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आइए जरा देखते हैं कि इसको ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। आइए जरा मैं इसकी व्याख्या करता हूं और देखता हूं कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या। कह रहा कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 में प्रांतीय विधान परिषदों को निर्वाचित भारतीय सदस्यों का अनुपात पहली बार बढ़ाया। कहेंगे सही बात है। साथ ही मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। आप कहेंगे पहली बात बिल्कुल हमको सही और सटीक दिखाई दे रही है, पहली बात हो गई। दूसरी बात कह रहे हैं कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। हमने आपको नवाब सिराजुद्दौला के नेतृत्व में पहले सम्मेलन की और उसके अस्थायी अध्यक्ष में मैंने आपको बताया कि आगा खां को बनाया गया। तो दूसरी बात भी आपको सही दिख रही है। तीसरी बात हमसे ये कह रहे हैं कि सूरत अधिवेशन 1907 में गरम और नरम दल के बीच विभाजन के बाद, ये बात बिल्कुल है कि सूरत अधिवेशन में 1907 में गरम और नरम दल के विभाजन हुआ। कांग्रेस ने अपने 5 वर्षों तक किसी अधिवेशन को आयोजित नहीं किया। आप कहें कि साहब अधिवेशन होते रहे और अधिवेशन को होने के बाद भी आप देखेंगे उसमें वर्चस्व उनका बना रहा। फिर कह रहे हैं कि इसमें चौथे में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में पहली बार प्रांतीय बजट पर चर्चा करने का अधिकार, प्रस्ताव पारित करने का अधिकार। कहेंगे यहां तक तो बात आपकी ठीक लग रही है, लेकिन प्रस्ताव पारित करने यानी आपको पूरक प्रश्न पूछने या किसी प्रस्ताव को पारित करने या उस पर जो है कि आप देखेंगे वोटिंग करने का अधिकार इनको प्राप्त नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि आधी बात तो हमको सही कर रहे हैं, लेकिन लास्ट के 4-6 जो है कि शब्दों के बाद अपने ट्रैक को बदल दिया इन्होंने। तो इसका मतलब इसका सही और सटीक जो उत्तर है आप कहेंगे कि 1 और 2 है। यानी इसका मतलब है कि बजट में आप भाग ले सकते थे और उसमें आप कहेंगे बजट की आलोचना कर सकते थे, लेकिन किसी प्रस्ताव को पारित करने की अभी अधिकार आपको नहीं मिला था। तो आप कहेंगे इसका सही और सटीक उत्तर हो गया 1 और 2। आइए जरा आगे चलते हैं और आज के 5वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तरह के प्रारंभिक बौद्ध धर्म में अनात्म की अवधारणा मूल रूप से किस वैदिक सिद्धांत को चुनौती देती है? कर्म की, मोक्ष की, आत्मा की और धर्म की। तो जरा मुझे बताइएगा कि आज के 5वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर आप लोगों को क्या दिख रहा है, उसका सही और सटीक उत्तर क्या है? कर्म, मोक्ष, आत्म और धर्म। तो ध्यान रखना कि इसका सही और सटीक उत्तर आपको बताना है। ध्यान से देखिए, मुझे उत्तर बताइए। सभी बच्चों से अनुरोध है कि सेशन को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए और उसका उत्तर आप बताते रहिए। तो आज के 5वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर आपको बताना कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। तो इसका मतलब है कि इस समय तक मैं जो देख पा रहा हूं अधिकांश बच्चों का उत्तर आ चुका होगा और इसके बाद आइए जरा इनकी चर्चा करते हैं। इसमें करें कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म में अनात्म की अवधारणा, यानी इसका मतलब बौद्ध धर्म में मूल रूप से किस वैदिक सिद्धांत को चुनौती देती है? अनात्म का मतलब क्या? आत्मा में विश्वास की बात नहीं है, आत्मा को न मानना, आत्मा को न मानना। कह रहे कि किसमें मतलब अवधारणा को वैदिक काल में किस सिद्धांत की चुनौती देती है? जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम उपनिषद काल पढ़ते हैं तो उत्तर वैदिक काल में आप देखते हैं कि पूरा जो उपनिषद है, जो उत्तर वैदिक काल है, वो ब्रह्म और आत्मा के सिद्धांत पर, ब्रह्म और आत्मा के सिद्धांत पर निर्भर है। और यही इसमें आप देखेंगे कि बुद्ध ने इस ब्रह्म और आत्मा को दोनों को क्या करता है, उन्होंने चुनौती देते हैं। वो जब इनसे कोई
मतलब है कि आप ईश्वर के बारे में, ईश्वर के और आत्मा के बारे में जब कोई सवाल पूछता है तो अमूमन क्या करते थे, वो मौन व्रत को धारण कर लेते थे। तो इस प्रकार विद्वान मानते हैं कि वो अनिश्वरवादी भी थे, यानी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। वो आप कह सकते कि नास्तिक भी थे, वेदों को भी नहीं मानते थे, और इसके बाद उन्होंने आत्मा को भी नहीं माना था, आत्मा को मानने से मना किया था, मानने से मना किया, इसलिए इनको अनात्मवादी कहा जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पुनर्जन्म को विश्वास करते थे, ये क्या करते हैं, लेकिन बुद्ध जो है कि पुनर्जन्म को क्या करते हैं, बुद्ध जो है कि पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। तो आप कहेंगे कि बुद्ध क्या करते थे, बुद्ध पुनर्जन्म को उसमें विश्वास करते थे। और इससे जब सवाल पूछा गया कि जब आत्मा है ही नहीं तो जन्म किसका होता है, तो एक विद्वान है रेविज, उन्होंने कहा कि बुद्ध के अनुसार कर्मों का जन्म होता है। तो उसमें अब बुद्ध स्वयं जो है कि आप देखेंगे जातक कथाओं में उनके बारे में चर्चा करते हुए कहा गया कि बुद्ध इसके पहले, महात्मा बुद्ध के पहले वो 550 बार जन्म ले चुके हैं। तो पांचवें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर हो गया आपका सी। चलते छठवें सवाल की ओर, देखते कि छठवां सवाल क्या है। आइए जरा देखते हैं कि आज मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार मौर्य साम्राज्य की कौन सी विशेषता समकालीन हेलेनिस्टिक राज्यों की तुलना में अद्वितीय थी। करें कि वेतनभोगी अधिकारियों के साथ केंद्रीकृत नौकरशाही, करें कि भारतीय समाज में दासता का अभाव, करें कि सैन्य अभियानों में युद्ध हाथियों का उपयोग, विदेशी साम्राज्य के साथ व्यापार को बढ़ावा देना। तो आपको बताना है कि मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार मौर्य प्रशासन की कौन सी विशेषता समकालीन जो हेलेनिस्टिक यानी जो यूनानी राज्यों की तुलना में अद्वितीय थी। आपको उसके बारे में बताना कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। ध्यान से देखिए और ध्यान से देख करके उत्तर बताइए। सभी बच्चों से अनुरोध है कि सेशन को शेयर और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आपको गंभीर सवाल मिलते रहे इसलिए चैनल से जरूर आप जुड़ें, क्योंकि प्रश्नों में गंभीरता होती है और उसमें कोई न कोई तर्क या लॉजिक होती है। तो ऐसे प्रश्न को हमको जानने की जरूरत है। जब ऐसे प्रश्न हम करने में सक्षम होंगे तो कहीं पर भी हम सवाल में कहीं किसी भी प्रश्न में फंसने की गुंजाइश हमको नहीं होगी। आइए जरा देखते हैं कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। करा कि वेतनभोगी अधिकारियों के साथ केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था, आप कहेंगे कि वहां पर भी केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था थी, ये अद्वितीय बात नहीं थी। फिर कह रहे कि भारतीय राज्यों में दासता का अभाव, यही बात जो है कि आप देखेंगे कि कहीं न कहीं हेलेनिस्टिक या यूनानी या इसके बाद आप देखेंगे कि ग्रीस के जो है कि शासन पद्धति थी उससे अपने आप को अलग करती। क्योंकि यहां पर यानी भारतवर्ष में अगर आप देखोगे, भारतवर्ष में दासों के प्रति कैसा व्यवहार है, आप कहेंगे दासों के प्रति एक अच्छे व्यवहार की सूचना हमको मिलती है। यानी जितना व्यापक पैमाने पर मतलब मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन जो शोषण की प्रवृत्ति जो आप देखेंगे हेलेनिस्टिक क्षेत्र में थी वैसी नहीं थी। और यही कारण है कि इसको समझने में मेगास्थनीज असफल रहता है। और मेगास्थनीज अपने इंडिका में मेगास्थनीज अपनी इंडिका में अगर आप देखेंगे तो वो क्या करता है, वो इस बात को समझ ही नहीं पाता है कि भारत में दासता, भारत में क्या है, भारत में दासता, और कहता कि भारत में दासता नहीं है, वो ऐसा मान के चलता है। लेकिन अगर आप चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे तो कई प्रकार के दासों की चर्चा हमको मिलती है। इसका मतलब है कि भारत की सामाजिक सांस्कृतिक चरित्र को समझने में अपने आप को नाकाम पा रहा है। और यही कारण है कि इस प्रकार के उलूल जुलूल तर्क वो दे रहा है। तो इसका मतलब कि ये इससे क्या है, अलग है। जबकि हेलेनिस्टिक राज्य में अगर आप देखेंगे, यूनानी राज्य में आप देखेंगे तो दासों को बिल्कुल आप देखते हैं कि वस्तु के समान प्रयोग किया जाता था और उसको क्या करते थे, मैक्सिमम लेवल तक उनका शोषण करते थे, यहां तक कि उनको किसी प्रकार का राइट्स नहीं है। तो इसका मतलब अभी आप अशोक को पढ़ेंगे, अशोक क्या कहता है, दासों और भृत्यों के प्रति क्या है, करुणा की भाव की बात की चर्चा करता है। एक राजा अपने दासों के प्रति क्या करता है, करुणा की भावना की प्रकट करता है। तो इसका मतलब है कि मेगास्थनीज भारत के इस चरित्र को समझने में सफल नहीं हो सका था। सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि सातवां प्रश्न हमसे क्या कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शासन प्राचीन भारतीय इतिहास में अपने योगदान के साथ सही रूप में मेल खाता है। कह रहा कि बिंबिसार, नंद वंश की स्थापना, फिर कह रहा कि अजातशत्रु सांची स्तूप का निर्माण, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, कनिष्क अर्थशास्त्र के लेखक। तो आपको बताना कि इसमें कौन इसमें मेल खा रहा है और इसके बाद जो है कि कौन इसका जो है कि कोई जो है कि, और 3 इसमें ऐसे हैं जो कोई मेल नहीं खा रहे हैं। तो आपको इनके बारे में उत्तर बताना कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है।
ध्यान से देखिए और इसका उत्तर बताने की हमको कोशिश आप लोग सभी लोग करते रहिए। और इसके बाद मैं आपको इसकी व्याख्या आपको कर रहा हूं और व्याख्या करके आपको इसको बताऊंगा। आपको गंभीर पूर्वक सवाल मिले यह कोशिश हम निरंतर करते रहते हैं। आइए जरा देखते हैं कि इसमें कौन सी बात सही है। कह रहा कि बिंबिसार नंद वंश की स्थापना। आप कहें कि साहब नंद वंश की स्थापना तो बहुत बाद में, आपकी सुशनाग राजवंश की बात होती है, तो पहली बात तो मेल कहीं नहीं खाते हैं। और आप देखते हैं कि महापद्मनंद ने जो है कि आप देखेंगे सुशनाग राजवंश का विनाश करके नमीर राजवंश की स्थापना की। और हर्यक राजवंश, पहले हर्यक राजवंश आएगा फिर सुशनाग, फिर इसके बाद आपको ये, तो इसका मतलब है कि ये बात गलत हो गई। कह रहे कि अजात शत्रु सांची स्तूप का निर्माण, कहेंगे सांची स्तूप का निर्माण अजात शत्रु ने नहीं किया था बल्कि मौर्य शासक अशोक ने कराया था। दूसरी बात भी गलत हो गई। कह रहे कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर को पराजित। आप कहेंगे कि बिल्कुल ये बात सही है। 305 बीसी में अनेक जो है कि आप कहेंगे कि 305 बीसी में अनेक यूनानी लेखक जो है इस बात की चर्चा करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी जब सिकंदर का देहांत हो गया, तो सिकंदर के देहांत होने के बाद उनके सेनापतियों के बीच में लेकर के आप देखेंगे कि संघर्ष की शुरुआत हुई थी। एक आप देखेंगे उसमें सेल्यूकस निकेटर पूर्वी राज्यों का प्रधान बनता है और उसने जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य को एक प्रकार की चुनौती देता है। लेकिन 305 बीसी में आप कहेंगे सेल्यूकस क्या हुआ, सेल्यूकस पराजित हो गया। और पराजित हो जाने के बाद उसने क्या किया, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के 4 राज्य पेरिप्लस और इसके बाद अर्कोसिया, इसके बाद जोड्रेसिया और इसके बाद आप कहेंगे मकरान, इस सारे क्षेत्र उनको क्या करता है, दे देता है। और इस प्रकार से आप देखेंगे ये बात सही है। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था, आप कहेंगे कि विष्णुगुप्त ने किया था। कनिष्क जो है कि आप कहेंगे मतलब है कि कुषाण वंश का शासक था, तो ये भी इसमें मेल नहीं खाती। आइए जरा आगे चलते हैं, 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि 8वां प्रश्न हमसे क्या करा, उसका सही और सटीक उत्तर क्या। प्राचीन दक्षिणी भारत की संगम साहित्य किस तमिल समाज की प्रमुख अवधारणा को दर्शाता है। आपको बताना है संगम तमिल समाज की प्रमुख अवधारणा के बारे में। केंद्रीकृत राजशाही शासन व्यवस्था, समतावादी जनजाति संरचना व्यवस्था, वैदिक अनुष्ठान पर कठोर हिनाई बुद्धिज्म में परिस्थितियां और सांस्कृतिक विविधता की बात आपसे कर रहा है। तो आपको बताना कि इसमें सही और सटीक उत्तर इसमें क्या है, यानी करें कि तमिल समाज प्रमुख अवधारणा को दर्शाता है। तो जरा यह ध्यान इसको दीजिएगा और मुझे इसके बारे में बताइएगा कि इसका सही और सटीक इसका उत्तर आपको क्या दिख रहा है। और ध्यान से देख करके आप उत्तर बताएं, ताकि जो आप लोगों का ज्ञान करेगा वही बताइएगा। आप किसी के फॉलो मत करिए, किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। नकल से आप कुछ सीख नहीं पाएंगे और आप भी उसी भावनाओं में बह जाएंगे और आपको लगेगा कि मेरा भी सही हो गया, लेकिन ये नुकसान आपको उठाना पड़ेगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि फॉलो मत करिए, आप अपने हिसाब से उत्तर दीजिएगा। अगर आपसे गलती होगी तो आप यहां सीखेंगे, ठीक है। तो आइए जरा मैं इसकी चर्चा करता हूं और देखता हूं कि क्या किसके बारे में हमसे कर रहे हैं। संगम साहित्य की तमिल समाज की प्रमुख अवधारणा को बारे में कर रहे हैं। करें केंद्रीकृत राजशाही, चूंकि समाज की बात कर रहे हैं तो केंद्रीकृत राजशाही व्यवस्था तो थी, लेकिन समाज के बारे में कर रहे हैं तो उसका नहीं करती। करें कि समतावादी जनजाति संरचना, कहेंगे समतावादी नहीं थी, उसमें आप देखेंगे वर्ग या क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। तीसरी बात करें कि वैदिक अनुष्ठानों का कठोरता से पालन, कहेंगे कि ये भी बात गलत है क्योंकि द्रविड़ संस्कृति थी तो इस प्रकार की नहीं है। करें कि इसमें थिनाई परिस्थितियों की विविधता थी, तो आप कहेंगे परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। और उसमें आप देखते हैं कि अनेक प्रकार की संस्थाओं का भी उल्लेख आपको मिलता है। तो आप कहेंगे कि 8वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर मिल गया आपको डी। आइए जरा आगे चलते हैं, आज के 9वें प्रश्न पे चर्चा करते हैं। देखते हैं कि 9वें प्रश्न से क्या करा। इसमें कह रहा कि गुप्त साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐतिहासिक सत्य है जो अक्सर मिथकों को कह रहा है कि ढका रहता मिथकों से। कह रहा कि गुप्त काल में विज्ञान कला साहित्य की प्रगति के कारण स्वर्णयुग माना जाता है। कह रहा कि गुप्तों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप जिसमें दक्षिण भारत भी शामिल है पर शासन किया था। फिर कह रहे कि गुप्त राजा विशेष रूप से बौद्ध धर्म के भक्त थे जिन्होंने वैदिक परंपराओं को अस्वीकार किया। फिर कह रहे कि गुप्त साम्राज्य पर हुण जैसे विदेशी शक्तियों ने कभी आक्रमण नहीं किया। तो जरा इसका मुझे उत्तर बताइएगा कि इसका सही और सटीक उत्तर इसमें क्या दिख रहा है। जरा ध्यान से देखिए और मुझे इसका उत्तर बताइए। थोड़ी सी
अगर समझदारी होगी आप, और इस प्रकार के सवाल मैं कई बार आपको लेके आ चुका हूं, लेकिन चूंकि शब्दों का जाल वो दूसरा बुन देते हैं, इसलिए सवाल मुझे लेकर के आना पड़ता है, क्योंकि प्रश्नों में विभिन्न प्रकार की वैरायटी और शब्दों के माध्यम से आपको कमीशन फंसाने की कोशिश करता है। तो हमारी टीम भी ऐसा करने की कोशिश करती है कि शब्दों के माध्यम से आपके ज्ञान को परखने की कोशिश की जाती है। आइए जरा देखते हैं किसने क्या करा। प्रश्न में से करा कि गुप्त साम्राज्य के बारे में कौन सी एक ऐतिहासिक सत्य है जो अक्सर मिथकों से ढका रहता है। और उसमें आप देखेंगे कि एक बार मैं आप लोगों एक क्लास में ले चुका हूं आप लोगों को, गुप्त काल में स्वर्ण काल। उसको जो भी बच्चे नहीं देखे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप जाकर के उस मेंस वाली क्लास को जरूर देखें, क्योंकि वहां सवाल बहुत बार आपसे पूछा है। कह रहा कि गुप्त काल को विज्ञान, कला और साहित्य की प्रगति को स्वर्ण युग माना गया है। तो आप कहेंगे बिल्कुल बात सही है, लेकिन मैं उसी में चर्चा किया हूं कि आम आदमी की स्थिति, तो इसका मतलब क्या है, यह मिथक से ढका हुआ। ये क्या है, मिथक से ढका हुआ है। कैसे, अब जरा इसकी चर्चा करता हूं आपको। मैंने कहा कि उसमें आम जनजीवन जो था ना, जनजीवन, आप कहेंगे उसमें किसी प्रकार के सुधार नहीं हुए थे, उसमें किसी प्रकार का सुधार की सूचना हमको नहीं मिलती है, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति। स्वर्ण युग का मतलब ये नहीं, मैंने उसमें समझाते हुए आपको बताया है कि अडानी और अंबानी का डेवलपमेंट या पूंजीपतियों का, जैसे आज जो 4 ट्रिलियन, चौथी अर्थव्यवस्था, और ट्रिलियन की बात हम करते हैं ना कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, अरे 5 नहीं तुम 10 ट्रिलियन बना लो। और अगर मान लीजिए कि आम उसमें रोजगार नहीं दे पा रहे हो, आपके पास रोजगार नहीं है, उसमें प्रति व्यक्ति आय कम है, उसमें आप कहें कि महंगाई अधिक है, उस 10 ट्रिलियन का क्या महत्व है। भाई मैं कह रहा हूं कि भारतवर्ष का 140 अरब लोगों में से, 140 करोड़ में से, अगर आप ये बताइए कि 140 करोड़ आबादी में से अगर मान लीजिए कि उसमें से 1 लाख लोगों की स्थिति बहुत बेहतर हो गई और उन लोगों ने मिलकर के पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को कैप्चर कर लिया, तो ये स्वर्ण युग कहेंगे। आप कहेंगे स्वर्ण युग हो ही नहीं सकता। उसमें से आप कहिए कि आप कह सकते कि 100, यानी इसका मतलब है कि 1400 लाख में से 1 लाख लोग उसमें से बेहतरीन है, और 139 लाख 100 लाख लोग जो है कि स्थिति बड़ी खराब है। तो स्वर्ण युग थोड़ा है वो तो कुछ आप कहेंगे कि सामान्य वर्गों का, कुलीन वर्गों के उसमें डेवलपमेंट हुआ। तो इसका मतलब है कि यही, इसी को आप कहते हैं कि कभी कभी आपसे पूछता है कि गुप्त काल के स्वर्ण युग का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो यह क्या, एक प्रकार का मिथक है, और उस मिथक से आप देखेंगे सामान्य मानव की स्थिति कोई सुधार नहीं हुआ। तो वही आपको इस पूछ रहा। अब इधर देख लीजिए, इधर गुप्त ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसमें दक्षिण भारत शामिल था, प्रशासन किया था। कहा कि गुप्तों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसमें कहेंगे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में शासन नहीं किया था, तो बात क्या हो गई, बिल्कुल साफ गलत हो गई। गुप्त राजा विशेष रूप से बौद्ध धर्म के थे, कहेंगे बौद्ध धर्मी नहीं थे। बाप कहेंगे कि हिंदू धर्म से संबंध रखते थे, तो आप कहेंगे ये भी बात है, वैष्णव थे, तो कहेंगे गलत हो गई। गुप्त साम्राज्य हुनों के विदेशी शक्तियों ने कभी आक्रमण नहीं किया, आप कहेंगे कि पूरा स्कंदगुप्त और इसके बाद कुमारगुप्त का काल तो बिल्कुल भरा पड़ा है, तो आप कहेंगे ये भी बात गलत हो गई। इधर आगे चलते और आज के 10वें प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। देखते हैं 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। कि दिल्ली सल्तनत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य भ्रांति है, आपसे पूछ रहा है दिल्ली सल्तनत के बारे में। कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति को लागू की थी। दिल्ली सल्तनत की सभी सुल्तान तुर्की मूल की थी। कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। फिर कहा कि सल्तनत काल में इक्ता प्रणाली भूमि राजस्व का एक रूप थी। तो जरा इसको ध्यान से देखिए और मुझे इसका उत्तर बताइए कि आज के 10वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर आपको क्या दिख रहा है, उसका सही और सटीक उत्तर आपको क्या दिखाई दे रहा है। जरा इसके बारे में उत्तर मुझे बताइएगा कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। आज के 10वें प्रश्न का आप उत्तर हमें बताइएगा और इसके बाद बताइए कि 10वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर क्या है। आइए जरा मैं इसकी व्याख्या कर देता हूं, आपको बताता हूं कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या पूछ रहा है हमसे। करा कि दिल्ली सल्तनत के बारे में कौन सी एक सामान्य भ्रांति है, आपसे पूछ रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण को लागू किया था, कहेंगे कोई भ्रांति नहीं है क्योंकि उसने लागू किया था और एक अर्थशास्त्री के बाद राज्य के चरित्र को समझने की कोशिश किया, तो पहली बात सही है। कह कि दिल्ली सल्तनत की सभी सुल्तान तुर्की मूल के थे, तो आप कहें कि ये बात गलत है, यही भ्रांति है, सभी नहीं थे। उसमें आप देखेंगे कि 2 ऐसे राजवंशों की चर्चा हम लोग करते हैं, जैसे आप कहते हैं कि एक सैयद राजवंश, सैयद, और दूसरे आप कहें कि लोदी, ये दोनों क्या थे,
ये दोनों तुर्की राजवंश से संबंधित नहीं थे। तो ये क्या है, यही भ्रांति आपको बता रही है। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई नहरों का निर्माण कराया, आप में किसी प्रकार की भ्रांति पैदा नहीं करती है। 5 प्रकार की 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। आज भी आप देखते हैं कि उलुग खानी जो नहर है सबसे बड़ी 150 मील लंबी, आज भी उसका प्रयोग होता। सल्तनत काल में इक्ता प्रणाली भूराजस्व का एक रूप था। आप कहेंगे इसमें किसी प्रकार की भ्रांति नहीं, बिल्कुल सही बात है, उसके बदले में उनको मिलता था। तो 10वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर मिल गया आपको। फिर से एक बार चर्चा मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। अभी आप लोगों की रफ्तार बढ़ी है, मैं अभी भी आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि जो भी बच्चा हिस्ट्री इसी प्रकार से आपके प्रश्न गलत ना हो, गंभीरता पूर्वक आपका उत्तर मिलता रहे। और आप एक काम करिए कि जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यहाँ तक कि सिविल वाले भी जब रिवीजन करना चाहते हैं वो लोग इसमें जुड़े। और जुड़ने के बाद आपको कोई फीस आपको नहीं देना है, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करवाना। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो है कि आप उसमें शामिल होइए। और इसमें हमारा जो टारगेट है, जो आप लोगों को टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा है और आगे चल करके जो एलटी ग्रेड की परीक्षा होने वाली है, उसमें अधिकतम लोगों को सिलेक्शन करवाना। और हमारा टारगेट है, इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, क्लास नोट्स। लाइव क्लास में मैं आपसे बात करूंगा, ऐसा नहीं कोई रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी। लाइव क्लास होगी और क्लास नोट्स मिलेगा, डाउट ग्रुप सेशन है, जूम मीटिंग मिलेगा। और आपको 15 अगस्त उसकी लास्ट डेट है। तो जो भी पढ़ना चाहें उसमें आप एक बार जरूर शामिल हो। और ये मान रखिए कि रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगी, ये आपके सामने मैं लाइव आऊंगा और उसको हिस्ट्री को रिवीजन कराने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग इसमें शामिल होइए। यदि कोई बच्चा से कोई समस्या उत्पन्न होती है तो 8368196510 पर आप कॉल करिए और हमसे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये हो गए। हाँ, जो बच्चा अगर सिविल में जुड़ना चाहता है और वो अपने गंभीरतापूर्वक यूपीएससी देना चाहता है, उसके लिए फीस निर्धारित है 5,999। उसमें प्री और मेंस दोनों है, लाइव रिकॉर्डेड क्लास है, मॉक टेस्ट है, जूम मीटिंग है, डाउट ग्रुप सेशन है। 8368196510 पर कॉल करें और इसलिए इसमें आप जुड़िए। एक बात मैं और आपको स्पष्ट कर दूं, अब आप समझ गए होंगे, ये मेरी क्लास रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। और चूंकि मुझे अचानक कहीं निकलना पड़ा है एक इमरजेंसी काम के लिए, तो मुझे ये लगा कि मुझे बच्चों का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो मैंने आप लोगों के लिए एक रिकॉर्डेड क्लास से दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए किसी प्रकार का कोई भ्रम आपके अंदर न रहे। तो मैंने सोचा, पहले तो मन में आया था कि आपको आज क्लास न लूँ मैं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, एक दिन का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि मैंने फिर तुरंत अपनी टीम से बात किया। मैंने कहा कि आप लोग रिकॉर्डेड क्लास बच्चों को पहुंचाइए, ताकि बच्चों को क्वेश्चन मिलता रहना चाहिए। क्योंकि आगे आपको देखिए समीक्षा अधिकारी मेंस होगा, फिर इसके बाद टीजीटी पीजीटी है, फिर इसके बाद आपका कुछ बच्चे हमारे बीपीएससी देंगे, कुछ बच्चे फिर पीसीएस देंगे। तो ये प्रश्नों का सिलसिला आपको मिलते रहना चाहिए। ये क्लास मेरी रिकॉर्डेड है, ये आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। आप लोग प्रश्न हमसे लेते रहिए, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अभी नहीं कि आपके नाम का वाचन करता रहूं वही इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये। कल आपको क्लास में फिर लाइव लूंगा। आज मुझे अचानक किसी विशेष काम में व्यस्त होना पड़ा, जो आपका टाइमिंग है उसी टाइमिंग पर, तो इस वजह से आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है। आप लोग इसमें अपने अपने उत्तर देते रहिए, ताकि सब, बहुत सारे बच्चे बातें कर रहे होंगे मुझे मालूम है, और इसीलिए मैं मुस्कुरा भी रहा था, बात भी कर रहा था। मैं सोचा कि एक पड़ाव पर जाकर के आपसे इसके मुद्दे पर बात करूंगा। जरा आगे चलते। कह रहा कि निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कह रहा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, पानीपत की प्रथम लड़ाई, तैमूर का भारत पर आक्रमण, भक्ति आंदोलन के अंतर्गत कबीर का उदय। अब आपसे पूछ रहा कि 4-3-1-2, 1-3-4-2, 4-3-4-1-2, 3-1-4-2। तो जरा सभी लोग इसका उत्तर मुझे बताइएगा, इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। तो अपना ज्ञान आप लोग देते रहिए और दे के अपना उत्तर बताइए। फिर मैं इस क्लास में जब आप लोग उत्तर दे रहे हो ना, इस क्लास में मैं खुद शामिल रहूंगा और उसमें से आप लोगों कमेंट भी देखता रहूंगा। आप लोगों पर पैनी नजर रखूंगा कि कौन क्या क्या दे रहा है, या किसी की कोई समस्या होगी तो मैं कल आकर के उसको दुरुस्त कर दूंगा। ठीक है, आइए जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। कह रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। फिर कह रहे हैं कि आपको पानीपत की लड़ाई कौन है, प्रथम लड़ाई, तो आप कहेंगे 1526 में इब्राहिम लोदी। और इसके बाद आप देखेंगे कि इब्राहिम लोदी के साथ जो है कि बाबर की थी, जिसमें बाबर विजयी रहा। तैमूर का भारत पर आक्रमण कहेंगे 1398 ईस्वी। और भक्ति आंदोलन के अंतर्गत कबीर का उदय करें कि 1398 मिल गए। वैसे
कबीरदास को प्रूफ कर पाना इतना आसान काम तो है नहीं, लेकिन फिर भी अमूमन एक धारणा है कि 1398 में इनका जन्म हुआ था। आइए जरा देखते हैं कि हमारा उत्तर क्या करा। पहली बात आपको करा कि अच्छी बात यह कि हमको पछड़े में नहीं डालेंगे। अब देखिए आप कि एक ही से बात आपको कितना बेहतरीन काम इन्होंने किया कि कम से कम एक ही से बात हमारी बन गई। पहले कहा विजयनगर, तो आपको कहीं और नहीं मिला, फिर इन्होंने तैमूर लंग को पहले मान लिया, फिर इसके बाद कबीर बाबू को मान लिया, फिर इसके बाद आपको पानीपत की लड़ाई आपको मान लिया। इसका सही और सटीक उत्तर आपको हो गया बी। आइए 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं कि 12वां प्रश्न से क्या करा, उसका सही और सटीक उत्तर क्या। कह रहे कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं एक साथ घट रही थी। कब से? 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का उदय और बहमनी सल्तनत की स्थापना। कह रहे कि इसका मतलब है कि मोहम्मद बिन तुगलक का टोकन मुद्रा का प्रयोग, अकबर का शासन, पानीपत की प्रथम लड़ाई और भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। कह रहे हैं कि आपको अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान और मुगल साम्राज्य की स्थापना। जरा इसका उत्तर आप बताइएगा, मुझे आप लोगों के साथ मैं भी शामिल रहूंगा। आप लोग जो उत्तर देंगे तो उसको जो है कि मैं भी उसमें जहां भी रहूंगा, जैसे भी रहूंगा, आप लोगों के साथ ही रहूंगा, ठीक है। और उसमें मैं देखता हूं कौन क्या क्या उत्तर देता रहता है, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो बच्चों के मन में भ्रम रहा हो कि सर आज कमेंट क्यों नहीं ले रहे हैं, तो कमेंट इसलिए नहीं ना, तो रिकॉर्डेड क्लास है, क्योंकि प्रश्न आपको मिलता रहने चाहिए और प्रश्नों की जो एक सिलसिला हम लोगों का चल रहा है वो आपका बाधित ना हो, इसलिए मैं पहले सोच रहा था कि क्लास न लेता हूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ठीक नहीं होगा, क्योंकि बच्चों के साथ अन्याय हो। जरा देखते हैं, तो कह रहे हैं कि इसमें आपको क्या पता है कि दौरान भारतीय निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं एक साथ घट रही थी। कह रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का उदय और बहमनी सल्तनत की स्थापना। तो आप कहेंगे 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की, यहां से उसे उदय की शुरुआत हुई, और इसके बाद कहेंगे कि 1347 में अबुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की। तो सही बात है कि जिस समय उदय हो रहा था उसी समय इसकी स्थापना हुई। तो आप कहेंगे इसका सही और सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, 12 का ए होगा। अब शेष में हमको चलना है मोहम्मद बिन तुगलक, टोकन मुद्रा का प्रयोग, अकबर का शासन, कहेंगे कि कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है, पानीपत की प्रथम लड़ाई, भक्ति आंदोलन। आप कहेंगे ये आपकी कितनी चल गई, 16वीं में, जबकि ये 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन हुआ, तो ये भी बात गलत हो गई। कह कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत अभियान और मुगल, कहेंगे ये भी गलत हो गया। आइए जरा आगे चलते हैं, आज के 13वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि 13वां प्रश्न हमसे क्या कहता है, उसका सही और सटीक उत्तर क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्यकालीन प्रशासन और समकालीन साहित्य पुरातात्विक स्रोतों से संबंधित है। करें कि अर्थशास्त्र में वर्णित अमात्य की अवधारणा अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त महामात्र का कार्य वो पद समानार्थी था। पहली बात करें। दूसरी बात हमसे करें कि मेगास्थनीज की इंडिका में वर्णित एथनिक वर्गीकरण का सीधा उल्लेख अर्थशास्त्र में नहीं मिलता है। फिर करें कि तीसरी बात, गिरनार शिलालेख में उल्लिखित यवन राज अंत्योक की पहचान अलेक्जेंडर के तत्काल उत्तराधिकारी सेल्यूकस प्रथम निकेटर से की गई है। आपको करें तीसरी बात। फिर कह रहे हैं कि मौर्यकालीन राजकोष का प्रमुख स्रोत भूराजस्व था, जिसे सिद्ध भूमि उपसिद्ध भूमि में वर्गीकृत किया गया था। तो आपको पता है कि इसमें सही कौन सा है, 1 और 4 सही है, 2 और 4 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 और 4 सही है। तो जरा इसको हमको बताइएगा कि आपका ज्ञान और तजुर्बा इसमें क्या कह रहा है, उसका सही और सटीक उत्तर क्या है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न बड़ा गंभीर है, इतना आसान सवाल नहीं है। टीम बड़ी मशक्कत करती है तब जाकर के सवाल इनको मिलता, और उसमें से कई सवाल तो ऐसे होते हैं जिसमें रिजेक्ट भी किया जाता है। ये सवाल रिजेक्ट कर दीजिए, ये तो बिल्कुल सतही सवाल है। ऐसे सवाल तो हमारे बच्चे पाएंगे तो हवा में उड़ा देंगे। तो ऐसे सवाल नहीं रखना, कुछ ऐसा सवाल लेकर के आइए जिसमें बातों में दम हो, जिसमें जो है कि आपको जो है कि एक एक लाइन में कुछ ना कुछ मिले। आइए जरा देखते हैं। कह रहा है कि अर्थशास्त्र में वर्णित अमात्य की अवधारणा अशोक के शिलालेख महामात्र के कार्य और पदनाम के समानार्थी, कहेंगे गलत बात है। आप कहेंगे इसमें क्या है, जो अमात्य आपका है, अगर अमात्य को देखेंगे तो उस समय का प्रमुख आप कहेंगे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में था, और उसका काम है मुख्यतः एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखना। महामात्य का काम है आप कहेंगे कि धार्मिक और नैतिक कार्य देखता था। ये क्या करता था, मुख्यतः धार्मिक और नैतिक कार्यों को देखता था, समानार्थी नहीं थे, दोनों के क्षेत्र अलग थे। तो पहली बात हो गई आपकी गलत, तो पहली बात को का लीजिए यहां गलत। फिर करें मेगास्थनीज के इंडिका में वर्णित एथनिक वर्गीकरण, यानी इसका मतलब है सीधा उल्लेख अर्थशास्त्र में नहीं है,
आप कहेंगे कि मेगास्थनीज ने क्या किया है, भारतीय समुदाय का जो एथनिक कर रहे हैं ना, वो एथनिक एथेंस के आधार पर कहा, तो एथनिक सामाजिक स्थिति के आधार पर उसने क्या किया, भारत को 7 जातियों में बांटा है। 7 जातियों में क्या किया उसने बांट दिया है। किसने? मेगास्थनीज ने, यानी जो वहां की सामाजिक व्यवस्था थी उसी के अकॉर्डिंग, जबकि ऐसा नहीं था। तो आप कहेंगे इसका उल्लेख अर्थशास्त्र में नहीं है। भारत में आप कहेंगे अर्थशास्त्र में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, वर्ण व्यवस्था का, तो इसका मतलब उस बात का वर्णन नहीं है। तो आप कहेंगे दूसरी बात बिल्कुल सही हो गई। कह रहे कि गिरनार शिलालेख में उल्लिखित यमन राज अंत्योक, गिरनार शिलालेख में उल्लिखित यमन राज अंत्योक की पहचान अलेक्जेंडर के तत्काल उत्तराधिकारी सेलुकस निकेटर से की गई है। आप कहेंगे अलेक्जेंडर जो उस समय था, जो कि एपीरस का शासक था, कहां का? एपीरस का शासक था। आप कहेंगे ये तो अशोक कालीन थे। और पहली बात जो है कि अंत्योक, आप कहेंगे यमन राज अंत्योक, ये कहां का है? आप कहेंगे सीरिया का है, सीरिया का एंटियोकस है। तो आप कहेंगे तीसरी बात भी गलत हो गई। चौथी बात करें कि मौर्यकालीन राजकोष का प्रमुख स्रोत, मौर्यकालीन राजकोष का प्रमुख स्रोत जिसमें सिद्ध और उपसिद्ध भूमियों में वर्गीकृत किया गया है, तो आप कहेंगे कि इसकी बात सही है। तो इसका मतलब कि 2 और 4 इसका क्या है? सही और इसका सटीक उत्तर होगा। तो आज के 13वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर हो गया 2 और 4। आइए जरा आगे चलते हैं, 14वें सवाल की ओर चलते हैं। देखते हैं 14वां सवाल हमसे क्या करा। 14वां सवाल हमसे करा कि मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन की प्रमुख अवधारणा क्या थी। आपसे ये पूछ रहा है कि मध्यकालीन अवधारणा क्या थी। सामंती व्यवस्था का समर्थन, व्यक्तिगत भक्ति और ईश्वर के साथ सीधा संबंध, सैन्य विस्तार और साम्राज्यवादी निर्माण, वैदिक कर्मकांड और कठोरता का पालन। तो आपको बताना कि 14वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर आपको क्या दिख रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए और मुझे इसका उत्तर बताइए कि आपका इसका सही और सटीक उत्तर इसमें क्या आपको दिख रहा है। 14वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर आपको बताना है। जरा ध्यान से देखिए और मुझे उत्तर बताइए कि क्या सही दिख रहा है। आइए जरा देखता हूं कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। क्या बोल रहा है कि मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन की प्रमुख अवधारणा, कह रहा कि सामंतवादी व्यवस्था का समर्थन। आप कहें कि नहीं, ये तो गलत बात हो गया। कह रहा कि व्यक्तिगत भक्ति और ईश्वर के साथ सीधा संबंध। आप कहें कि यही क्या है, इसके प्रमुख आयाम के रूप में स्थापित था। तो आप कहेंगे कि आज के 14वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर मिल गया इसमें बी। आइए जरा 15वें सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं 15वां सवाल क्या करा। 15वें सवाल की अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि बर्नियर की पुस्तक ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर में के अनुसार मुगल भारत की कौन सी विशेषता यूरोपीय सामंती व्यवस्था से भिन्न थी। आपसे पूछा जा रहा है। राजस्व के लिए मनसबदारी प्रणाली का उपयोग, फिर कह रहे कि अस्थायी सेना का रख रखाव, व्यापार और वाणिज्य में केंद्रित नियंत्रण, निजी भूमि स्वामित्व का अभाव। तो आप हमको जरा बताइएगा कि आज के 15वें सवाल का उत्तर आपको बताना है कि इसमें आपको पूछ रहा कि बर्नियर की पुस्तक ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर के अनुसार मुगल भारत की कौन सी यूरोपीय सामंती व्यवस्था से भिन्न थी। अब आप इस उत्तर का तभी उत्तर सवाल का जवाब दे पाएंगे अगर आपको मैनर प्रणाली अगर आपको मालूम होगी तभी कर पाएंगे आप, क्योंकि यूरोप में जो मैनर प्रणाली थी वो लागू थी। और उसी सवाल ये आपका पूछा है कि जब भारतीय सामंतवाद का उद्भव और विकास आप जब पढ़ते हैं तो वहां ये आपको अंतर आपको उसको बताना पड़ता है। तो आपको जरा ध्यान से देखिएगा, जो लोग दोनों सामंतवाद को पढ़े होंगे, यूरोपीय सामंतवादी व्यवस्था, यहाँ की सामंतवादी व्यवस्था, तब आप इसका उत्तर बड़े सहजता के साथ दे पाएंगे। तो आइए जरा सब लोग इसका उत्तर दीजिए कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। मैं इसका उत्तर देता हूं, आपको समझाता हूं। भारत के लिए मनसबदारी प्रणाली का उपयोग, कहेंगे कि नहीं, मनसबदारी प्रणाली से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। कह कि अस्थायी सेना का रख रखाव, कहेंगे ये भी गलत है। कह कि व्यापार और वाणिज्य में केंद्रीकृत नियंत्रण, कहेंगे उसका सामंतवाद से नहीं है। कह कि निजी भूमि स्वामित्व का अभाव, आप ये कहेंगे कि हमारे यहाँ जो है ना निजी स्वामित्व की भूमि की अवस्था का क्या अभाव के रूप में आपको दिखता है। वहां पर क्या है, आप कहेंगे कि उसमें बड़े बड़े लैंड लॉर्ड क्या करते हैं, अपने रख लेते हैं और उसको क्या करते हैं, कृषि दास्ता के साथ जोड़ लेते हैं। तो इस आधार पे आप देखेंगे कि जो निजी स्वामित्व की अवधारणा है वो हमारे यहाँ प्रचलित नहीं थी। जबकि आप देखें कि मैनर प्रणाली के अंदर क्या करते थे, उसी में जैसे आज भी आप देखते हैं ना कि पंजाब में ऐसा होता है कि बड़ा जो है कि एक लैंड लॉर्ड होता है, उसमें कुछ किसानों को ला करके भूमि और दासों को ला करके बसा देता है और बसाने के बाद क्या करता है, उनसे काम करवाता है अपना, लेकिन उनको कुछ उसके बदले में वेतन नहीं मिलता। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं आप देखेंगे कि यहाँ पर लागू थी। और यही व्यवस्था जो है कि भारतवर्ष में क्या करती है, यूरोपीय सामंतवाद को उनसे आपको अलग करती है। जरा आगे चलते हैं आज के
16वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखते हैं 16वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासन मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अपने योगदान के साथ सही रूप से मेल खाता है। कह रहा कि बलबन का विजयनगर साम्राज्य का स्थापना, कृष्णदेवराय का तुलसीदास के रामचरितमानस का संरक्षण, बाबर पानीपत की प्रथम लड़ाई, इब्राहिम लोदी को हराना, शेर शाह सूरी का दीन-ए-इलाही की स्थापना करना। ये सवाल तो बड़ा आसान है, जरा ध्यान से देखिए और ध्यान से देख करके इसका उत्तर आप लोग हमको देने की कोशिश करिए और मुझे बताइए कि इसका सही और सटीक जो उत्तर है आपको क्या दिख रहा है। जरा ध्यान से देखिए। सभी बच्चों से अनुरोध है कि सेशन को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सभी लोग करते रहें और आप लोगों के साथ मैं भी शामिल हूं और आप लोगों का उत्तर और आपके साथ सब कुछ मैं उसका कर रहा हूं जैसा कि आप जानते हैं। तो आज के 16वें प्रश्न का उत्तर बताइए कि इसका सही और सटीक क्या करा है। इसमें करा कि शासन मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अपने योगदान के साथ सही मेल खाता। कह रहे कि बलबन विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कहेंगे नहीं, हरिहर और बुक्का 1336 में, कृष्णदेव राय तुलसीदास के समय रामचरितमानस का संरक्षण कहेंगे कि ये अकबर के काल में है। दूसरी बात भी हो गई गलत। बाबर पानीपत की प्रथम लड़ाई आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। 1526 ईस्वी में इसने इब्राहिम लोदी को हरा करके और एक नवीन राजवंश की स्थापना किया जिसे हम मुगल साम्राज्य के नाम से कहते हैं। शेर शाह सूरी दीन-ए-इलाही कहेंगे गलत, अकबर के काल की घटना है। तो आप कहेंगे कि 16वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर हो गया आपका। मध्यकालीन भारत में सूफीवाद की वहदत उल वजूद, एकता का सिद्धांत अवधारणा किससे दर्शाती है। सैन्य एकीकरण और साम्राज्य विस्तार से, सभी धर्मों और प्राणियों में ईश्वर की एकता से, सामंती और व्यवस्था में सामाजिक समानता से, वैदिक और इस्लामिक परंपराओं का मिश्रण से। तो जरा मुझे इसके बारे में उत्तर बताइएगा। कई बार हम लोग वहदत उल वजूद और दीन-ए-इलाही और इसके बाद जो है कि अकबर की इबादत खाना, कई बार इसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम लोगों को लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा सवाल हम लोग, लेकिन हाँ कुछ नए शब्द जरूर जोड़ लेते हैं। यानी प्रश्न तो वही होता है लेकिन घूम घुमा के कुछ नया शब्द उसमें ला देते हैं। इसलिए आप देखते हैं कुछ नई चीजें हम लोगों को सीखने को मिल जाती है। आइए जरा देखते हैं इसमें क्या करा। सूफीवाद की वहदत उल वजूद, मैंने आपको बताया कि वहदत उल वजूद और वहदत उल शहूद दो सिद्धांत है। आप जानते हैं कि इब्नुल अरबी की रचना, इब्नुल अरबी की, और उसमें आप देखते हैं कि वहदत उल वजूद आपकी है और उसमें आपसे पूछ रहा कि सभी धर्मों के प्रति प्राणियों और ईश्वर की एकता। तो आप कहें कि सभी प्राणियों में मतलब प्राणियों ईश्वर की एकता एकेश्वरवाद की ओर क्या है, एकेश्वरवाद को अवधारणा को वर्ण देता है। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि इसी अवधारणा के माध्यम से अगर देखा जाए तो इसी अवधारणा के माध्यम से अकबर ने सभी धर्मों के बीच एकता स्थापित करने की कोशिश और इसके बाद दीन इलाही को लेकर आने की कोशिश की कि जो धर्म के आधार पर लड़ाई होती है। आज भी आप देखते हैं ना भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम दिन भर हिंदू मुस्लिम होता रहता है, जातिवाद होता रहता है कि फला जाति फला को, फला जाति फला को, फला, हर जाति में निकम्मे हैं, हर जाति में अच्छे हैं। तो आप हमको क्या करना है कि जातिवाद के सहारे नहीं करना। किसी भी जात का अगर गलत है तो है, ठीक है, किसी धर्म से है गलत है तो है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन वो क्या करते हैं, सत्ता का पोषक, जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद मतलब सत्ता का पोषक बन गया। तो इसका सही और सटीक उत्तर मिल गया आपको 17 का भी। आइए 18 की ओर चलते हैं, देखते हैं कि 18वां प्रश्न से क्या करा। 18वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐतिहासिक सत्य है जो अक्सर मिथकों से ढका रहता है। मिथकों से क्या है, कह कि अकबर ने विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ इबादत खाना में धार्मिक चर्चाएं आयोजित की। फिर करें कि मुगल साम्राज्य ने कभी भी दक्षिण भारत का शासन नहीं किया। फिर करें कि औरंगजेब सभी गैर मुस्लिम प्रथाओं को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। फिर कह रहे हैं कि इसमें मुगल काल में कोई भी सांस्कृतिक विकास नहीं हुआ था। तो जरा ध्यान से देखिएगा और मुझे इसका उत्तर बताइएगा कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। आज आपको 18वें प्रश्न पे चर्चा करना है और 18वें प्रश्न पे चर्चा करके आप मुझे बताइए कि इसका सही और सटीक उत्तर इसमें क्या दिख रहा है। जरा ध्यान से देखिए और मुझे इसका उत्तर सभी लोग बताइए कि इसका सही और सटीक उत्तर आप लोगों को क्या दिख रहा है। आज के 18वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर आपको बताना। आइए जरा देखते हैं कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। सवाल क्या हमसे कह रहे हैं कि मुगल साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन ऐतिहासिक सत्य है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सही है, लेकिन क्या जो अक्सर मिथकों से ढका रहता है। लेकिन कुछ देखिए, देखने के लिए कुछ और है और हो कुछ और रहा है।
मतलब ये सवाल करें, क्या करें आपसे, करें कि अकबर ने विभिन्न धर्मों के विद्वानों को इबादत खाना में धार्मिक चर्चाओं के लिए आयोजित किया था। आप कहेंगे सही बात, अकबर ने किया था, लेकिन आपको दिख क्या रहा है, आपको दिखेगा कि यह धार्मिक चर्चा थी। ये क्या थे, धार्मिक चर्चा थी, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य आप देखेंगे राजनीतिक रहा। तो ये मिथक से ढका है कि नहीं, मतलब हम आपको मतलब है कि बुलाए हैं आपको, मतलब है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा खाना खाने के लिए, जैसे दाल के लिए, लेकिन दाल के साथ हमने क्या किया कि उसमें कुछ और मिला के आपको दे दिया। जैसे मान लीजिए कभी कोई देते ना तारी बना लेते हैं, बुलाए थे तो आपको खिचड़ी खाने के लिए हमने लेके बना दिया तारी। खिचड़ी और तारी में तो अंतर होता है ना भाई, खिचड़ी में तो भाई दाल डाल दिया, अपने चावल डाल दिया, इसके बाद पानी डाल दिया, हल्दी डाल दिया, काम हो गया। तारी में क्या है, सारी चीज आपने डाल दिया, भूज दिया उसको। तो देखने के लिए तो लग रहा है कि धार्मिक चर्चाएं, धर्मी धर्मों को बुलाया था, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य क्या था, राजनीतिक था। क्योंकि अकबर को इस बात का मालूम था कि अब हमारे साम्राज्य में जो है कि साम्राज्य काफी विस्तृत हो गया, अब इसे बड़ा करने की गुंजाइश है नहीं, इसे बड़ा करने का मतलब ये होगा कि अब नुकसान होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप कहेंगे मिथकों के साथ ढका हुआ, देखने पर धार्मिक चर्चा है, लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी कहेंगे कि इसका उद्देश्य अब मतलब है कि राजनीतिक था। तो इसका सही और सटीक उत्तर क्या होगा, यहां भी देख लीजिए, मुगल साम्राज्य ने कभी दक्षिण भारत में शासन नहीं किया, कहेंगे कि अकबर के काल से लेकर के और इसके बाद औरंगजेब के काल तक किया ही था ना। औरंगजेब के सभी मुगल मुस्लिम प्रथाओं में पूरी तरफ से प्रतिबंधित थी। आप कहेंगे कि गलत बात है, सभी चलती रही। मुगल काल में कोई सांस्कृतिक विकास नहीं हुआ, कहेंगे कि बहुत सारे सांस्कृतिक विकास हुए। तो आप कहेंगे तीनों बात बिल्कुल गलत है, और इसको जो है कि आप देखने में समझने में कुछ फेर होता है। आइए जरा आगे चलते हैं, आज के 19वें सवाल के चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य भ्रांति है। फिर देखिएगा जरा गंभीरता से। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से अहिंसात्मक रहा है। 1857 के विद्रोह भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो जरा सभी लोग हमको बताइएगा इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आपको क्या दिख रही है, कह रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में सामान्य भ्रांति है, आपको भ्रांति बताना। आज के 19वें सवाल को आपको उत्तर बताना है। जरा ध्यान से देखिए तो उनको आपको उत्तर आपको मिल जाएगा, इसका सही और सटीक उत्तर। तो जरा इसका सही और सटीक उत्तर मुझे बताइएगा कि आप लोगों का ज्ञान और तजुर्बा क्या कर रहा है। मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं और आप लोगों के हर चीजों का मूल्यांकन करते हुए दिख रहा हूं, ठीक है। तो आइए जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका सही और सटीक उत्तर है क्या करा है इसमें, कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में कौन सी एक सामान्य भ्रांति। इधर स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। आप कहेंगे कि बात बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है। ये क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप कहेंगे कि आपका स्वदेशी आंदोलन 1905 के आप कहेंगे बंगाल विभाजन में दिख रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में शुरू हुआ था। कह कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था। एक शब्द किया इन्होंने पूरी तरह से क्या अहिंसक था। तो आप कहेंगे कि इसका मतलब है यह पूरी तरह से अहिंसक नहीं था, कई जगह आप देखेंगे हिंसात्मक रूप ले लिया था, जैसे उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में आप देखेंगे, और कई ऐसे क्षेत्रीय स्तर पे जहां पर हिंसा जो है कि आपको देखने को मिलती है। लेकिन अमूमन आम धारणा इस प्रकार की है उसमें कि हाँ ये अहिंसा, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में होते हैं। आप देखते हैं कि जब गांधी जी से कहा जाता है गांधी जी आप जो है कि हिंसा का आलोचना करिए, गांधी जी ने मना कर दिया। लेकिन वो अमूमन हम तो मान के चलते अहिंसक है, लेकिन अहिंसक तो था नहीं, कहीं ना कहीं हिंसा के पुट आपको देखने को मिलता है। आपने देखा कि मतलब जैसे आपको पटना सचिवालय गोलीकांड से लेकर के, और इसके बाद आप देखेंगे इधर मालेगांव से लेकर के, फिर इधर तो कई जगह हिंसा आपको बढ़ती हुई दिख रही है। तो इसका मतलब है कि आप देखेंगे कि यही क्या है, एक प्रकार की भ्रांति का प्रतिनिधित्व करता है। और इसमें करें कि 1857 विद्रोह भारत में स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। तो आप कहेंगे सही बात है, हम लोग मानते हैं कुछ सीमाएं जरूर उसकी है, लेकिन उसको प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में उसको क्या करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। आप कहेंगे नहीं, कभी इसने सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। आप देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर के और इसके बाद असहयोग आंदोलन से लेकर के, क्योंकि उस समय तो स्थापना नहीं हुई थी, लेकिन इसके बाद 25 में हेडेगेवार की स्थापना करने के बाद आप देखेंगे इसमें उसमें कोई भूमिका नहीं निभाई थी।
तो आप कहेंगे इसमें आपको 19 का भी, वैसे RSS वाले पूछेंगे ना तो लगेगा कि वही आजाद करवा दिया देश को, तो आप कहेंगे 19वें का आपको बी सबसे सही और सटीक उत्तर है। 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इसका सही और सटीक उत्तर इसमें क्या है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, फिर करेंगे दांडी नमक सत्याग्रह, साइमन कमीशन का भारत आगमन, क्रिप्स मिशन, 3-2-4-1, 2-3-1-4, 3-2-1-4, 2-4-3-1। तो जरा सभी लोग इसका उत्तर बताइएगा, इसका सही और सटीक उत्तर इसमें क्या। ध्यान से देखिए और मुझे इसका उत्तर आप लोग बताने की कोशिश करें कि आज के 20वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर आपको क्या दिख रहा है। ऐसे प्रश्न में कुछ मत करिए, आप इनके डेट को लिख लिया करिए, डेट लिख लेंगे कभी गलती नहीं आपसे होगी, ठीक है। जरा आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि इसमें क्या है। क्योंकि आप डेट में लिख लेता हूं, कहें कि भारत छोड़ो आंदोलन आप कहेंगे 1942, दांडी मार्च आप कहेंगे जो दांडी मार्च है वो कहेंगे कि 1930, साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928, क्रिप्स मिशन आप कहेंगे कि 1942। अब हमारे सामने एक समस्या आ गई, 42 यहां भी है, 42 यहां भी, किसको पहले रखा जाए। तो दोनों को डेट लिख लेते हैं। आप लिखिए इनकी शुरुआत 8 अगस्त 1900 और इसको लिख ले कि 22 मार्च 1942। अब आपका काम हो गया आसान। इधर देखते हैं सबसे पहले क्या मिलेगा। सबसे पहले आप देखिए कि इसमें साइमन कमीशन 1928 आपको मिलेगा। तो 3 सबसे पहले कहां मिल गया हमको, 2 जगह प्रतिनिधित्व करता मिल रहा है। 2 आप देखिए, अच्छा बड़े बड़े चालाकी सूत्र बनाएंगे आप कहेंगे कि दोनों जगह सिमिलर मिल गया। अब हमसे एक जगह 4 1 कर दिए, एक दिन 1 और 4 कर दिए। तो ये क्या है 8 अगस्त को है और ये 22 मार्च को है। तो सबसे पहले 4 होगा फिर आपका 1 होगा। तो सही और सटीक उत्तर आप देखेंगे इसमें 1 होगा। वैसे बहुत लोग इसमें गच्चा खाए होंगे मुझे मालूम है, ठीक है। तो आपको जो लोग जैसे जब कभी आपको सिमिलर उत्तर मिल जाए ना तो आप कुछ मत करिए, उसके डेट पे चले जाइए और इसके बाद आपको उत्तर अपने आप मिल जाएगा, कुछ हमें करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको, 20वें प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको ए। जरा आगे चलते हैं। फिर से मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जितना जल्दी हो सके सभी लोग, अगर जिसको पढ़ना है, और इसमें आप देखेंगे आपको 17 अगस्त से आपकी क्लास शुरू होगी और इसमें कोई डेमो नहीं होगा, डेमो की गुंजाइश इसमें है नहीं। और इसमें जितने बच्चे जुड़ेंगे सबके साथ मैं क्लास को सुबह शुरू करूंगा। अब देखिए कि डेट में कब रखता हूं, मतलब टाइमिंग क्या होती है। मैंने कहा कि मैं 2 टाइमिंग रखूंगा, या तो 8 और 10 के बीच में आपको रखने की कोशिश करूंगा। अगर 8 बजे रखूंगा तो 10 बजे तक, 10 बजे रखूंगा तो 12 बजे तक। वैसे कोशिश करूंगा कि इसी के बीच में रखूं मैं आपको, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और जब मैं क्लास शुरू करूंगा ना तो जितने बच्चे एडमिशन लेंगे मैं उनसे एक बार पहले चर्चा कर लूंगा और उसमें मेजोरिटी कहां हमको मिल रही है वहीं पर आपको उत्तर में रखूंगा, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे इसी बीच में सुबह आप पहुंच जाए ताकि आप अपनी क्लास भी कर लें और इसके बाद 10 बजे के बाद अगर आपको कहीं ऑफिस में जाना हो तो भी काम आपका हो जाए, या 10 बजे अगर आप फ्री रहते हैं तो वैसा कर लेंगे जैसा। तो जल्दी करिए आप लोग। इसका मूल उद्देश्य आपको, आप देखेंगे इसमें टारगेट हमारा क्या है, सिलेक्शन दिलवाना। ये कोई फीस नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, ताकि एक रजिस्ट्रेशन करवा लें और इसके बाद चैनल से आप जुड़ जाए। 15 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, जितना जल्दी से हो सके जुड़िए और इसके बाद मिलेगा नहीं कहीं आपको ये सब। ये तो सौभाग्य है आपका कि आपको दिया जा रहा है। टीम ने हमारा रिकमेंड किया कि सर एक बार ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हमारे इस क्लास में हैं जो बहुत बेहतरीन हैं, उनको आप थोड़ा सा हाथ दे दीजिए तो काम बेहतरीन कर सकते हैं। मैंने कहा चलो भाई तुम लोगों की बात भी एक बार सुन लेता हूँ, उसको कर लेते हैं हम लोग। 8368196510 पर कॉल करिए। कोई समस्या आती है तो आप वहां पर जाकर के जुड़िए और उसमें पार्टिसिपेट करिए। हो सकता है कि बाद में जब यही बैच और चलांच हो तो ठीक ठाक फीस आपको देनी पड़ जाए, जिसको पढ़ना होगा। भाई जिसको नहीं पढ़ना है ऐसे ही आपको आकर के यूट्यूब पर एक ही बार में 50 बार गलती करनी है तो वही करता रहे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें आप देखेंगे क्लास लाइव होगी, क्लास नोट्स आपको PDF आपको मिल जाएगी और इसके बाद जो है कि डाउट ग्रुप सेशन भी कभी कभी हम लोग रख लिया करेंगे। कभी कभी सभी को बुला करके जूम भी बुला लूंगा और जूम में हम लोग जुड़ करके देख लेंगे भाई क्या समस्याएं हैं, तो जूम भी हम लोग कर लिया करेंगे और उसमें आपकी सारी बातों को दूर करेंगे। हाँ, कोई सिविलियन बच्चा है और सिविल का बैच लेना चाहता है तो 5999, ये देखिए फीस आपकी 5999 और इसमें प्री और मेंस की क्लास है,
लाइव रिकॉर्डेड क्लास है, मॉक टेस्ट है, जूम मीटिंग, डाउट सेशन है। 8368196510 पर कॉल करिए, आप उसमें जाकर के जुड़ सकते हैं। इधर आगे चलते हैं, आज के 21वें प्रश्न पे चर्चा करते हैं। कह रहा कि 1920 के दशक के दौरान भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं एक साथ घट रही थी? स्वदेशी आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बाद बंगाल विभाजन और रौलट एक्ट, इसके बाद आपसे कह रहे कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। तो 21वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर आप हमको बताइएगा। 21वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर आपको क्या दिख रहा है? जरा ध्यान से देखिए और मुझे इसका उत्तर आप बताइए, इसका सही और सटीक उत्तर क्या 21वें प्रश्न का। ठीक है, आप फिर से एक बार बता दूं मैं आप लोगों को, ये आपकी चूंकि मुझे अचानक स्पेशल काम से निकलना पड़ेगा, ये क्लास आपके रिकॉर्डेड क्लास है और आप लोग जुड़े हुए रहे हैं, तो उसमें जो है जो बच्चे जुड़े रहेंगे मैं आप लोगों के साथ खुद रहूंगा क्लास में, जहां भी रहूंगा। टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ जुड़ करके देख लूंगा क्लास आपको। अगर किसी बच्चे की कोई समस्या होगी तो उसको कैरी होगी तो उसको हम देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसमें कहिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि क्लास आपकी रुकनी नहीं चाहिए, क्लास आपको क्वेश्चन मिलता रहना चाहिए, इसलिए अचानक मैंने रिकॉर्ड किया ताकि रिकॉर्ड करके आप लोगों को सुविधा मिले। कल मैं अवेलेबल आप लोगों के साथ रहूंगा। देखते हैं सही उत्तर क्या। 1920 के दशक के दौरान भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक साथ घट रही थी? कहेंगे स्वदेशी आंदोलन, चंपारण, कहेंगे चंपारण तो हुआ था 1917 में, स्वदेशी आंदोलन 1905 में, तो आप कहेंगे इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, कहेंगे ये भी गलत हो गया। बंगाल विभाजन 1905, रौलट एक्ट 1919, ये भी गलत। असहयोग आंदोलन 1920 और खिलाफत आंदोलन 1919, आप कहेंगे कि बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका क्या हो गया? आपका डी हो गया। तो इसका सही और सटीक उत्तर हो गया आपका डी। इधर आगे चलते हैं, 22वें प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि 22वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा को अक्सर गलत समझा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी वास्तविकता को सही दर्शाता है? करें कि अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से बचना है। करें कि हिंसा का व्यापक दर्शन है जिसमें मानसिक और नैतिक शुद्धता शामिल है। करें कि अहिंसा का उपयोग केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया गया है। अहिंसा के हिंसक क्रांतिकारी गतिविधियों को पूरी तरह से नकार दिया गया है। आपको इसका उत्तर बताना है। 22वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर आपको बताना कि 22वां प्रश्न का सही और सटीक उत्तर क्या दिख रहा है। ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न में थोड़ी सी पेज है, थोड़ी सी पेज को अगर समझ ले गए तो आप उत्तर इसका देने में सक्षम हो जाएंगे। अगर पेज नहीं समझ पाए तो मामला गड़बड़ा जाए। सभी लोग उत्तर दीजिए, सभी लोग उत्तर दीजिए, एकदम से बिल्कुल दीजिए सभी। इसकी पेज को समझिए और मुझे उत्तर दीजिए, इसकी पेज क्या। आइए मैं देखता हूं इसकी पेज क्या। कह रहे हैं कि अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से बचना है। कहीं गांधी जी के सिद्धांत में केवल शारीरिक हिंसा नहीं थी, तो है ना जन्म तक मनसा वाचा कर्मणा। तो कह रहे कि अहिंसा का व्यापक, क्या पूछ रहा है हमसे? गांधी जी अहिंसा की अवधारणा को अक्सर गलत समझा जाता है, इनमें से कौन सा कथन इसका वास्तविकता की बात कर रहे हैं? मैंने कहा ना, मनसा वाचा कर्मणा की बात करते थे। अहिंसा का व्यापक दर्शन है जिसमें मन और नैतिकता की शुद्धता को शामिल है, यानी मन से, वाणी से और कर्म से, तीन प्रकार से भी किसी को आप आहत मत करिए। मतलब अहिंसा का मतलब ये होता है, अहिंसा का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ कि कोई मारा जा रहा तो उसी के बारे में बात से भी, कभी कभी देखते हैं ना कि आप मारने से ज्यादा आहत नहीं होते, आप बात से ज्यादा आहत हो जाते। जो काम गोली नहीं करती है ना वो बोली कर जाती है। तो ये ध्यान रखना कि उनका कहने का मतलब जो अवधारणा उनकी है, उनकी इसकी वास्तविक व्याख्या आपकी यही। एक जरा आगे चलते हैं और आज के 23वें प्रश्न चर्चा करते हैं। आधुनिक भारत में स्वराज की अवधारणा मुख्य रूप से किसके साथ जुड़ी हुई है? पूर्ण स्वतंत्रता, आत्मा अनुशासन, आत्मशासन, सामंती व्यवस्था का पुनरुद्धार, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत सुधार, धार्मिक सुधार और सामाजिक एकता। जरा इसका उत्तर बताइएगा, इसका सही और सटीक उत्तर क्या दिख रहा है? जरा ध्यान से देखिए और मुझे इसका उत्तर बताइएगा। आज के 23वें प्रश्न पर उत्तर मुझे बताइएगा। 23वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर क्या दिख रहा है? 23वें प्रश्न का आइए जरा देखते हैं कि इसके क्या उत्तर है। इसमें कह रहा है कि इसमें आधुनिक भारत में स्वराज की अवधारणा मुख्य रूप से किसके साथ जुड़ी है? आप कहेंगे पूर्ण स्वतंत्रता, आत्मशासन। ठीक, इसका मतलब यह है कि पूर्ण स्वतंत्रता, और इसके मतलब है कि आत्मशासन, स्वयं का शासन होना चाहिए, किसी दूसरे के नहीं। सामंती पुनरुद्धार गलत है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत सुधार करने के भी गलत है। स्वराज का धार्मिक सुधार, सामाजिक एकता कहेंगे ये भी गलत है। तो इसमें सही और सटीक उत्तर क्या है?
पूर्ण स्वतंत्रता की अवधारणा को बल दिया गया है और स्वयं के शासन की आत्मशासन की बात किया गया। इसका सही उत्तर हो गया ए। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कौन सी विशेषता को विशेष रूप से उजागर किया गया? भारतीय संस्कृति और ऐतिहासिक एकता, सैन्य विद्रोह का महत्व, ब्रिटिश प्रशासनिक सुधार का प्रभाव, सामंती व्यवस्था का पुनरुत्थान। तो आप मुझे बताइएगा कि 24वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर आप लोगों को क्या दिख रहा है? यानी इसका मतलब डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो नेहरू जी ने लिखा था उसके बारे में आपको बताना है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका पढ़ना। वैसे इस पुस्तक को सबको पढ़ना चाहिए। नेहरू जी ने जिस प्रकार से इस पुस्तक को लिखा है, बेहतरीन वैल्यू इनकी पुस्तक है, उसको सबको पढ़ना चाहिए जिसको मिले। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो आप जानते हैं कि नेहरू जी की एक अद्भुत पुस्तक है, उसमें भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक एकता पर जिस प्रकार का जो है कि उल्लेख और जिस प्रकार के आप देखेंगे स्रोतों के साथ वर्णन किया गया है, इस परिप्रेक्ष्य में एक अद्भुत प्रकार की पुस्तक है। आज के तो प्रधानमंत्री जी नेहरू जी के पीछे ही पड़े रहते हैं। मैं तो कभी कभी हैरान रहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को बोलते समय समझ में भी आता कि नहीं आता। कि बताइए कि एक राष्ट्रीय आंदोलन से निकला हुआ प्रश्न जिसकी इतनी गहरी समझ है भारतीय सांस्कृतिक मतलब सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, जब इनको आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो कभी कभी मैं सोचता हूं कि बोलने के पहले व्यक्ति को एक बार जरूर सोचना चाहिए। ठीक है, हमने हमारे प्रधानमंत्री तो ये भी बोल देते हैं जाके बिहार में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कि साहब जो है कि सिकंदर को बिहारियों ने पराजित करके भगा दिया था और सिकंदर ब्यास नदी के पार भी नहीं आ पाया था। और वो व्यक्ति जो है कि नेहरू पी के पानी पी के गाली देते रहते हैं। कभी कभी मुझे बड़ा प्रधानमंत्री जी पर शक था कि प्रधानमंत्री जी इस प्रकार की, भाई ठीक है कांग्रेस पार्टी से आपका वैचारिक मतभेद है, आप करिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई कांग्रेस पार्टी में बहुत सारी कमियां, लेकिन इसका मतलब है कि उनके जो विरासत है, जो उनकी दी हुई चीज है, आप उसको भी क्या कहते हैं राजनीतिक उसमें ढालने की। तो इनके पूरा एक एजेंडा बन गया कि मतलब गांधी को बदनाम करो, नेहरू को बदनाम करो। अरे आपके बदनाम करने से नहीं होंगे बदनाम। मुजीबुर रहमान को ना चाहे जितना खालिदा जिया वाले और चाहे जितना यूनुस खान बर्बाद कर दें, लेकिन एक दिन मुजीबुर रहमान को समझना ही पड़ेगा। जब भी देश की बांग्लादेश की स्वतंत्रता की बात आएगी, मुजीबुर रहमान के बिना चर्चा नहीं कर सकते हो आप। और यही कारण कि जब आप विदेश में जाते हो ना तो नाम आपको लेना ही पड़ता इन लोगों का। ठीक है ना, गांधी और नेहरू के सारे ही आप जाओगे, क्योंकि जिस समय आप नेहरू जी अपने टॉप पर थे, चीन के समय कुछ गलतियां हुई, इसमें कोई दो राय नहीं, मूल्यांकन इस पर हो सकता। और जिस समय रुतबा इनका उस समय था, उस रुतबा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये सब सारी चीजें हैं जिसमें बहुत सारी कमी है। जल्द देखते हैं 25वें सवाल की। निम्नलिखित में से कौन सा नेता आधुनिक भारतीय इतिहास में अपने योगदान के साथ सही रूप में मेल खाता है? बाल गंगाधर तिलक खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व, भगत सिंह दांडी मार्च सत्याग्रह का आयोजन, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की स्थापना, लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। तो जरा हमको 25वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर बताइएगा। इसका सही और सटीक उत्तर आप लोगों को क्या दिख रहा है? 25वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर आपको बताना है। ध्यान दीजिए और मुझे इसका उत्तर बताइए। इसमें अगर आप देखेंगे तो करा कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता आधुनिक भारतीय इतिहास अपने योगदान के साथ सही रूप में मेल खाता है? कह रहे कि बाल गंगाधर तिलक खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने नहीं किया था, समर्थन जरूर किया था। गांधी जी ने नेतृत्व कुछ समय के लिए दिया गया था, उनको निधिमा दे। तो पहली बात क्या होगी? गलत मेल खाता। कह रहे कि भगत सिंह दांडी मार्च का आयोजन, कहेंगे दांडी मार्च तो गांधी जी ने किया था, उसमें भूमिका नहीं थी इनकी। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन, आपने बिल्कुल सही बात है। आप कहेंगे कि 1943 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? 1943 ईस्वी में आप कहेंगे आजाद हिंद फौज का इन्होंने गठन किया था और उसमें आप देखेंगे कई ब्रिगेड भी इन्होंने बांटा था। तो इसका 25वें का सही और सटीक उत्तर क्या मिल गया आपको? 25वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर मिल गया आपको सी। आइए 26वें सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या। आधुनिक भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधारणा किस सिद्धांत पर आधारित थी? किस सिद्धांत पर आधारित थी आपको बताना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधारणा कह कि ब्रिटिश कानून की सामूहिक अवहेलना के माध्यम से स्वशासन की मांग, सैन्य विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन का विरोध, धार्मिक सुधार के माध्यम से सामाजिक एकता, और इसके बाद आप कहेंगे कि औपनिवेशिक शासन में भारतीयों की भागीदारी। तो आपको बताना कि आज के 26वें प्रश्न का
सही और सटीक उत्तर आप लोगों के दृष्टिकोण से क्या दिख रहा है? जरा ध्यान से देखिए और मुझे इसका उत्तर बताइए, इसका सही और सटीक उत्तर केस में क्या है? आइए मैं इसकी व्याख्या कर देता हूं। क्या पूछ रहा है हमसे? सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधारणा सिद्धांत पर आधारित है। आपसे पूछ रहा है ब्रिटिश कानून की सामूहिक अवहेलना के माध्यम से स्वशासन की मांग। तो आप कहेंगे सविनय अवज्ञा, इसी को सिविल नाफरमानी कहते हैं ना, सिविल नाफरमानी कहते हैं, ठीक है, यानी जो आम जनता ने उसकी फरमान, यानी इसका मतलब है कि जो ब्रिटिश कानून है उस कानून का हम क्या करेंगे? उल्लंघन करेंगे। आप कहें कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? आप कहें कि नमक पर कर लगाया था, नमक पर कर लगाया था। इसका मतलब है जब सरकार ने कर लगाया था तो इसको क्या किया गया? सामूहिक रूप से आप देखेंगे, सामूहिक रूप से इसका क्या किया गया? उल्लंघन किया गया, उल्लंघन किया गया। तो इसका मतलब कानून का तोड़ना। तो आप कहेंगे यही बात तो ठीक लग रही है कि सिविल नाफरमानी की सामूहिक अवहेलना के माध्यम से शासन की मांग करना, उनकी कानून को न स्वीकार करना, सैन्य विद्रोह के माध्यम से, कहेंगे भाई सैन्य विद्रोह की तरफ से तो गांधी जी को सपोर्ट नहीं करते थे, धार्मिक सुधार के माध्यम से सामाजिक एकता, कहेंगे वो भी नहीं है, औपनिवेशिक शासन में भारतीयों की भागीदारी, कहेंगे पूर्ण स्वराज की मांग आ गई है 1929 में। तो आप कहेंगे कि 26वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर आपको मिल गया, उसका सही और सटीक उत्तर मिल गया आपका ए। आइए 27 क्यों चल लेते हैं, देखते कि 27 प्रश्न क्या करा हमसे। करा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐतिहासिक सत्य है जो अक्सर मिथकों से ढका रहता है? 1857 के विद्रोह विभिन्न सामाजिक वर्गों और क्षेत्रों का संयुक्त प्रयास था। पहली बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी स्थापना के समय से ही पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। स्वतंत्रता संग्राम केवल गांधीवादी अहिंसक आंदोलन प्रभावी थे। ब्रिटिश शासन ने भारत में कोई आर्थिक विकास नहीं किया था। आपको बताना कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐतिहासिक सत्य है जो अक्सर मिथकों से ढका हुआ? आप जरा मुझको इसका उत्तर बताइएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ नया सवाल आप लोगों को मिल रहा है और देखते हैं कि उत्तर कुछ प्रश्न और कहता है, लेकिन प्रश्न जो अब तक हम लोग पढ़े होते हैं उसका कुछ और होता है, और इसके बाद आप कहेंगे कि उसमें दूसरी बात अलग है। इसमें आपको बताना कि 27वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर आपको बताना, ठीक है? जरा ध्यान से देखिए और मुझे इसका उत्तर बताइएगा। वैसे आप लोगों का उत्तर आ गया होगा। क्या करा है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सा कथन एक ऐतिहासिक सत्य है जो अक्सर मिथकों से ढका है? कह रहे कि 1857 का विद्रोह विभिन्न सामाजिक वर्ग क्षेत्रों का संयुक्त प्रयास था। आप कहेंगे बिल्कुल बात सही है, यही बात तो हमको मिल गई, लेकिन ममून क्या है उसमें? आप देखेंगे कि वो स्वार्थों से, आप क्या कहेंगे? स्वार्थों से। वैसे क्या था इसमें? किसान भी शामिल था, इसमें शिल्पी शामिल था, इसमें प्रशासनिक अधिकारी शामिल था, इसमें नवाब शामिल था, इसमें जमींदार शामिल था, इसमें जनजाति को लोग शामिल थे, यानी इसमें आप देखेंगे कि इसमें सैनिक शामिल था, यानी सभी वर्गों की इसमें भागीदारी थी। लेकिन उसमें मिथक क्या हो गया? कुछ लोगों की स्वार्थों की आपूर्ति भी इसमें शामिल थी, जो मिथकों के से ढंग गई है। लेकिन वैसे जब आप कभी मौका मिलेगा, में अभी बाद में, अभी तो फिलहाल नहीं मिलेगा, कभी हम आप लोगों को सोच रहे हैं कि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहेंगे कि नहीं कहेंगे, उसको साक्ष्यों के साथ आपको प्रूव करके बताएंगे। और आप देखते हैं कि इसको देश का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कुछ सीमाओं के रहते मानते हैं। तो आप कहेंगे अब इसमें क्या करा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी स्थापना के समय से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। आप कहेंगे नहीं, आप देख रहे हैं शुरुआत में क्या करे थे ये लोग? कहते थे कि ब्रिटिश शासन जो है ना कि दुनिया का सबसे बेहतरीन शासन है, उसमें हमको क्या करना है? उसमें फिर हमको सुधार करना है। वो करते रहे, शासन कोई नहीं है, ये बात हो गई गलत। फिर कहा कि इसमें स्वतंत्रता संग्राम केवल गांधी अहिंसात्मक आंदोलन, बहुत से ऐसे आंदोलन थे गांधी जी के अलावा जो अहिंसात्मक थे। ब्रिटिश शासन ने भारत के कोई आर्थिक विकास नहीं किया। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने आर्थिक विकास नहीं किया, आर्थिक विकास तो उसने किया ही था, चाहे रेलवे का, चाहे उद्योग का, चाहे अन्य प्रकार के उसको स्थापना करना। तो ऐसा थोड़ा कर सकते कि नहीं उसने कोई आर्थिक नहीं किया था। हाँ, वो अलग है कि अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया है,
वो अलग इशू है। तो आप कहेंगे 27वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर हो गया आपका। 28वें सवाल की ओर चल लेते हैं, देखते हैं कि 28वां सवाल हमसे क्या कह रहा है आपसे। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के संदर्भ में कीर्तिलता और विजय पताका किस प्रकार के स्रोत हैं? अभिलेखी स्रोत, प्रशासनिक आदेश, साहित्यिक स्रोत, और इसके बाद जो कि दरबारी काव्य, पुरातात्विक स्रोत, मंदिर शिलालेख, लोक काव्य, मौखिक परंपरा। तो आपको बताना कि 28वें प्रश्न का थोड़ा अतरंगी सवाल है, ठीक है, अतरंगी सवाल है। तो आपको बताना कि इसमें सही और सटीक उत्तर आपको क्या बताना है, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें आपको 28वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर आपको बताना कि इसका सही और सटीक उत्तर है एक प्रकार का ये आपको एक प्रकार के स्रोत ऐतिहासिक, जिसके बारे में आपको देख करके समझ करके आपको इसके बारे में विचार करना। वैसे आइए रहते ये है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास में आप कहेंगे कि कीर्तिलता और ये विजय पताका आप कहेंगे दोनों साहित्यिक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत है। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आपके मन में अब एक सवाल बन गया होगा कि साहब ये भी बता दीजिए कि ये किसने लिखा है। आप कहेंगे विद्यापति ने लिखा। विद्यापति ने करें ना कि जयदेव के देव बाणी की सिंह धारा जो पिए काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते भाषा की सरसता में परिणित होकर मिथिला के मराइयों में विद्यापति के कोकिल कंठों से निकली हुई, ठीक है, विद्यापति के कोकिल कंठों से निकली हुई अस छाप के कवियों की सबसे मीठी सुरीली झंकारी कथा सूरदास की है। तो जो विद्यापति थे वो आप मिथिला के दरबार में अयगुर राजवंश में रहते थे और वहीं पर आप देखेंगे उन्होंने क्या किया था, रचना लिखा थे। तो मिथिला के राजवंश अयगुर के राजवंश से संबंधित इसमें है। आप कहेंगे ये क्या है, साहित्यिक स्रोत है और कहेंगे कि साहब ये दरबारी रचना का प्रतिनिधित्व करती है। तो आज के 28वें प्रश्न का सही और सटीक जो उत्तर है वो आपको देखेंगे कि आज के 28वें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर हो गया आपका 28 का, आपको मिल गया डी। आइए जरा 29 सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं 29वां सवाल हमसे क्या करा, उसका सही और सटीक उत्तर इसमें क्या दिख रहा है। करे कि बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र और नेतृत्व किसके अधीन था? लाहौर, बहावल खान, इलाहाबाद, और इसके बाद जो है कि मौलाना लियाकत अली, ठीक है, कि लखनऊ, अमीर उल्लाह, पटना, सैयद अहमद बरेलवी। तो आपको बताना कि बहावी आंदोलन के बारे में आपको चर्चा करके बताना कि इसका सही और सटीक उत्तर इसमें क्या है। बहावी आंदोलन से यह सवाल आपको पूछा जा रहा है। तो आपको बताना कि बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र नेतृत्व किसके अधीन था। तो इसका सही और सटीक उत्तर आपको बताना कि इसका सही और सटीक उत्तर कौन कौन सा है। तो जरा सभी लोग इसका उत्तर देखिएगा, मुझे बताइएगा कि इसका सही और सटीक उत्तर इसमें क्या दिख रहा है। ध्यान से देखिए और मुझे इसका उत्तर बताइए। क्या रहा है, बहावी आंदोलन हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। बहावी आंदोलन के प्रणेता जो अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे अब्दुल बहाव से शुरू हुई थी, लेकिन भारत में अहमद शाह बरेलवी इसके क्या थे, संस्थापक थे। आपको जहां मिल जाए इनको कर लीजिए। ध्यान देना है इसमें करा के पटना, तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा पटना। दो क्षेत्र आप देखेंगे ना इसके महत्वपूर्ण थे, एक तो आप कहेंगे कि पटना भी था, दूसरा आप कहेंगे बंगाल भी था। बंगाल और पटना इसके प्रमुख केंद्र बिंदु के रूप में थे और यह एक धार्मिक कट्टर आंदोलन था। और इसमें आप देखेंगे इस्लाम को मुख्यतः स्थापित करने की बात इसमें की गई। बाद में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में भी गया था, सिखों के प्रति एक प्रकार की सांप्रदायिकता का रंग भी ले लिया था। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बहावी आंदोलन के बारे में अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे बंगाल और पटना में इसको। फिर बाद में आप देखते हैं कि बहुत सारे नेता इसमें शामिल थे। आप देखते हैं कि उसमें आपके बंगाल से लेकर के पटना तक, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तक इसके विस्तार देखने को मिला था। भारत में इसके संस्थापक अहमद शाह बरेलवी इसके शाह वलीउल्लाह के शिष्य थे, ठीक है, सूफी संत। तो आप कहेंगे इसका सही और जो सटीक उत्तर है आपको मिल गया 29 डी, ठीक है। तो मिल गया इसमें आप यह है ना मौलवी लियाकत अली 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद में, अनीमुल्लाह खां आप कहेंगे कि
जो है कि आप देखेंगे उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में उन्होंने जो आपके आंदोलन का नेतृत्व किया था। इधर आगे चलते हैं। कह रहा कि 1857 के प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ गुप्त रूप से साजिश रचकर सिराजुद्दौला को धोखा देने वाला मुख्य कमांडर कौन था? अरे कि मीर कासिम, मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ। ठीक है, तो आज के 30वें और अंतिम शायद सवाल ये होगा, मेरा ख्याल है कि शायद अंतिम होना चाहिए। तो जरा इसका उत्तर मुझे आप बताइएगा कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। अपने ज्ञान और तजुर्बे का लाभ उठाइएगा और मुझे इसका उत्तर बताइएगा, इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। जरा मुझे बताइएगा कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। ध्यान से देखिए, उत्तर बताइएगा सभी लोग। आइए जरा मैं इनके बारे में देख लेता हूं कि इनका सही और सटीक उत्तर क्या कर रहा है आपसे। 1857 के प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों के साथ साजिश रचकर सिराजुद्दौला धोखा देने वाला प्रमुख कमांडर कह रहा है। देख लेना, प्रमुख कमांडर की बात कर रहा है। आप कहेंगे मीर कासिम, कहेंगे इसने तो मीर जाफर को धोखा दिया था। जो काम मीर जाफर ने, इसका सही उत्तर क्या? मीर जाफर है। मीर जाफर उस समय क्या था? आप कहेंगे मीर जाफर सिराजुद्दौला का प्रमुख सेनापति था, दौला का प्रधान सेनापति था। और इसने क्या किया? नवाब के साथ विश्वासघात कर दिया, जाकर के क्लाइव के साथ मिल गया, धोखा दे दिया। जगत सेठ, ये तो इस समय के अडानी और अंबानी थे। ये तो मुगलों को भी पैसा देता था। ये तो मुगल बादशाहों को क्या करता था? बादशाहों को भी पैसा देता था। बड़ा धनवान, षड्यंत्र में शामिल था। राय दुर्लभ, वो भी सैनिक क्षेत्र से था, लेकिन मेन कमांडर इस समय मीर जाफर के हाथ में था। ये मिल करके मीर जाफर और अमीन चंद और मानिक चंद सिराजुद्दौला के साथ मिलकर के उन्होंने घोर विश्वासघात किया था। और नवाब इनकी बेवकूफना और इनके षड्यंत्रों के से हारा था। दो ही लोग, मीर मदन मोहन लाल, उस समय सिराजुद्दौला के दो सबसे प्रमुख जो थे, उन्होंने युद्ध सही ढंग से लड़ा था, लेकिन वो युद्ध नहीं थी बल्कि झड़प थी। और आप देखेंगे दोपहर तक ये युद्ध क्या हो गया? समाप्त। जरा तो मैंने कहा कि शायद अंतिम है। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं उन बच्चों का जो बच्चे इतिहास में अपनी अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं। 199 की रजिस्ट्रेशन फीस है, 15 तारीख उसकी लास्ट डेट है। आप लोग उसमें शामिल होइए। और इसके बाद 17 अगस्त से जो है कि आप लोगों की ये क्लास चलेगी। और इसके बाद इसमें टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के बारे में विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। आप उसमें शामिल होइए। लाइव क्लास आपको मिलेगी, क्लास का नोट्स भी मिल जाएगा। और इसके बाद डाउट ग्रुप सेशन है, जूम मीटिंग भी है। और अगर किसी बच्चे को किसी भी चीज की क्वेरी होगी तो आप 8368196510 पर आप आएंगे। लेकिन हाँ, एक खास बात है कि देखिए, जो बच्चा एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लिया है समग्र बैच वाला, उसको कोई शुल्क नहीं देना, उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उससे 199 जो हमारे बच्चे थे, हमारे सिविल वाले, उनको किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। उनको बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं करना है, आपको एक्सेस अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो आप करें। तो सभी बच्चों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग जरूर इसमें शामिल होइए और बेहतरीन ढंग से काम करिए। हाँ, यदि कोई बच्चा अपने आप को सिविल से जुड़ना चाहता है तो 5,999 फीस इसकी है। और ये प्री और मेंस दोनों है। लाइव रिकॉर्डेड क्लास है, मॉक टेस्ट है, जूम मीटिंग, डाउट सेशन है। 8368196510 पर कॉल करें। ऐप डाउनलोड जरूर आप लोग करें। ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सारी चीजें, चूंकि कोर्स बहुत ज्यादा हमारे यहाँ बिकता नहीं है, 2 ही कोर्स अभी आपको सेल हो रहा है, तो दोनों का उत्तर आप लोग जरूर दें। ठीक है, तो उसमें शामिल होइए। और आज की क्लास यहीं तक। मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूं, तो ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास थी। क्योंकि मुझे अचानक उस समय एक महत्वपूर्ण काम आ गया, और काम आने की वजह से पहले मैंने सोचा कि क्लास आपका नहीं लूंगा, लेकिन मुझे लगा कि बच्चों के साथ तारतम्यता बना कर रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको जो क्वेश्चन मिल रहा है, आगे बहुत सारे एग्जाम आते हैं, ये क्वेश्चन आपको मिलते रहना चाहिए। इसलिए रिकॉर्डेड क्लास आपको हम देना भूले नहीं। तो मैंने तुरंत जो है कि अपने टीम को बुला करके उसका रिकॉर्डिंग मैंने करवाई, और रिकॉर्डिंग करवा करके आप लोगों को उसका उत्तर देने की मैंने कोशिश किया। तो ऐसे ही आपको निरंतर मिलता रहेगा। ठीक है, फिर कल आपसे मिलता हूँ, बिल्कुल लाइव।
तो आज क्लास यहीं तक। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।